हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ पीएसटी, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, इससे पहले हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पढ़ लिया, उसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने कितने तरह की होती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बस आपको ये टाइप्स के नाम बता दिए थे, कौन कौन से हमारे पास टाइप्स हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो सबसे पहले आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक है हमारे पास प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यानी कि 6 टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक तो कंज्यूमर्स, एक प्रोड्यूसर्स, फिर आपका आता है मार्केटिंग, फार्मिंग, हाउसिंग और एक आपका क्रेडिट। ये 6 टाइप्स आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपका सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा, मतलब एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रह जाएगा, जो कि है कंपनी। 5 हमारे पास थे ना, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, आपका जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। तो यहाँ तक कोऑपरेटिव सोसाइटी तक का चारों फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो के साथ। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कवर करेंगे कंपनी और उसके आपके फीचर्स, मेरिट्स, मतलब जो भी है उसके बारे में सारी चीज़ें, राइट। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। देखो, नाम से समझ आ रहा है कि जो भी सोसाइटी है वो कंज्यूमर्स से बनी है। ठीक है, मतलब जो जो इसमें नाम आ रहे हैं ना, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कंज्यूमर्स के लिए बनी है, कंज्यूमर्स से बनी है। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब प्रोड्यूसर्स के लिए और प्रोड्यूसर्स से बनी है। और का कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी मतलब मार्केटिंग के लिए, क्रेडिट सोसाइटी मतलब क्रेडिट के लिए, हाउसिंग मतलब हाउसिंग के लिए, फार्मिंग मतलब फार्मिंग के लिए। तो सबके पर्पस वही है जो उनके नामों में छिपे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कंज्यूमर्स के लिए सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं, कंज्यूमर्स से सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो क्या चीज़ें होती हैं इसमें, देखो, दिस सोसाइटी कंप्राइजेस कंज्यूमर्स। ठीक है, इट्स कंप्राइजेस कंज्यूमर्स हु जॉइन टुगेदर टू एलिमिनेट द मिडलमैन। क्या होता है, आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं, अगर वो कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसमें जो मिडल मैन होता है, बिचौलिया, उसको रिमूव करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए ये सोसाइटी बनी है। यानी कि इसमें वो सारे कंज्यूमर्स हैं जो कि ज्वाइन करते हैं, एक साथ में अपना ग्रुप बना लिया, उन्होंने सोसाइटी बना ली है टू एलिमिनेट मिडल मैन, बिचौलिया जिसे हम कहते हैं, इंटरमीडियरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मीडिएटर। यहाँ पे क्या होता है, ये वाली जो सोसाइटी होती है, इट परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज करेंगे एंड सेल देम टू द मेंबर्स। हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से आपका ख़रीद करके, मतलब आपका जो रिटेलर होता है ना, जैसे हम क्या करते हैं, दुकानदार से ख़रीदते हैं रिटेलर से, ठीक है, और रिटेलर किससे खरीदता है, मैन्युफैक्चरर से। तो हमने रिटेलर को हटा दिया, मिडल मैन को हटा दिया, हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से जाके खरीदेंगे और फिर उसको मेंबर्स को बेचेंगे। ठीक है, तो ये होती है कंज्यूमर्स आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे प्रॉफिट जो होता है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द मेंबर्स इन प्रपोर्शन टू देयर परचेजेस। मतलब जितना जितना वो खरीदेंगे उस प्रपोर्शन में उनका प्रॉफिट उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। सिंपल है। 3 चीज़ें हमने पढ़ी, क्या कि एक तो इसमें सारे कंज्यूमर्स होते हैं, नाम से समझ आ रहा है, तो सारे कंज्यूमर्स हैं जो कि साथ में ज्वाइन किया है, जिन्होंने किस चीज़ के लिए, मीडिएटर को, मिडल मैन को हटाने के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे क्या होता है, हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे क्योंकि हमने मिडल मैन को हटा दिया। तो हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे सामान और उसको बेचेंगे मेंबर्स को बेच करके जो भी हमारा प्रॉफिट कमाया जाएगा वो आपस में इक्वली नहीं, मतलब अपने अपने शेयर के अकॉर्डिंग बांट दिया जाएगा। सिंपल 3 पॉइंट्स आपको ये याद रखने हैं। अभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, देखो वही है जो जस्ट अभी हमने पढ़े, कि एक तो स्टेडी सप्लाई हो, एसेंशियल गुड्स की, जो भी एसेंशियल गुड्स हैं उनकी स्टेडी मतलब कंटिन्यूस सप्लाई हो, तो रुके नहीं सामान बीच में। ठीक है, टू एलिमिनेट द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मिडल मैन को हटाना, उसका प्रॉफिट हटाना, सब कुछ। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी गुड्स हैं उनकी रीजनेबल प्राइस पे ख़रीदारी हो सके, सप्लाई हो सके, साथ ही साथ हाई क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज हमको प्रोवाइड किए जा सके कंज्यूमर्स को। ये 4 इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के, राइट। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। अब इसके बाद आता है हमारा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाम से समझ आ रहा है ये भी, इसमें क्या है, इसमें स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं। इट कंप्राइजेस स्मॉल प्रोड्यूसर्स। अब वो क्यों साथ में आए हैं, उन्होंने क्यों सोसाइटी बनाई है, हु इंडिविजुअली फाइंड इट डिफ़िकल्ट
टू प्रोक्योर द रिसोर्सेज। जैसे आप मान लो प्रोड्यूसर हो, अब आपको कोई चीज़ अगर प्रोड्यूस करनी है तो आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे ना, मशीन चाहिए होगी, लैंड चाहिए होगी, कैपिटल लेबर चाहिए हो, रॉ मटेरियल, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो अगर आप अपना मतलब ये कह लो, अगर आपको मुश्किल हो रही है ये सारे रिसोर्सेज को एक्सेस करने में, आप नहीं प्रोक्योर कर पा रहे हो, नहीं ढूंढ पा रहे हो, नहीं आपके पास अवेलेबल है, तो आप ये सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस सोसाइटी में कौन से प्रोड्यूसर्स होते हैं? थोड़े स्मॉल प्रोड्यूसर्स जिनको डिफ़िकल्ट होता है रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाना। अब दो तरह की प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। एक तो वो होती है जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, ठीक, और दूसरी कौन सी होती है? जो कि आपका सामान बेचेगी। कौन कौन सी होती हैं? द वन हु प्रोवाइड्स रिसोर्सेज, ठीक है। कैसे कैसे रिसोर्सेज? लाइक आपका जो भी मशीन है, रॉ मटेरियल है, आपको जो भी इनपुट्स चाहिए वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगी। एक तो ये तरह की कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। दूसरी कौन सी होती है? द वन विच सेल्स द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्रोड्यूसर्स। यानी कि जो भी प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रोड्यूसर्स हैं, जो सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके सामान को ले जा कर के बेचना, ठीक है, जिससे कि वो क्या करें, मतलब बेचने का उनके सर से टेंशन उतर जाए, वो सिर्फ अपने प्रोडक्शन पर ध्यान दे, ठीक है। और पहली वाली क्या है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, उनके भी सर से आप कह लो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये सब का टेंशन उतर जाए, वो भी अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दें। तो सिंपली प्रोडक्शन पे ध्यान दिलवाना है। पहली एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? वो सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। दूसरी तरह की प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? वो आपका सामान ले जा करके बेचती है। तो ये दो टेंशन आपकी सर से हट गई, आपने कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ प्रोडक्शन पर, ठीक है। और इसमें किस तरह के प्रोड्यूसर्स होते हैं? स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कि जिनके लिए मुश्किल होता है अपने रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाना, उनके पास है ही नहीं रिसोर्सेज, वो उनको कहीं मिल नहीं रहा है, तो वो ये सोसाइटी ज्वाइन कर लें। ओके, यहाँ पर प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? वहाँ पर तो जितना जितना आपने परचेज़ किया उस शेयर में आपका प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द मेंबर्स इन प्रपोर्शन टू द गुड्स सोल्ड बाय ईच मेंबर। यानी कि हर किसी ने जितना सामान बेचा है, वो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर्स क्या करते हैं कि सामान खरीदते हैं, तो जितना खरीदा है, परचेज़ किया है, उस शेयर में आपको प्रॉफिट मिलेगा। यह प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी कि प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? सामान बेचते हैं, तो आपने जितना बेचा है उस शेयर में आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। दोनों समझ आ गए। अब इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? देखो, मेन ऑब्जेक्टिव सिंपली यही है कि आपको स्टेडी सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज हो सके एट रीजनेबल प्राइस, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल कराना है, क्योंकि इन्होंने ज्वाइन ही वही प्रोड्यूसर्स किए हैं जो जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है। दूसरा क्या है कि लेटेस्ट मशीनरी, न्यू टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें, यानी कि इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना, ये हमने पढ़ लिया। एक टाइप यही होता है कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। एक क्या है आपका? टू एंश्योर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय मेंबर्स। दूसरी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब दूसरी तरह की प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी यही तो है कि वो आपका सामान ले जा कर के बेचेंगे। तो यहाँ पे स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेल ऑफ गुड्स हो, जिससे कि लोग जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सिर्फ अपने प्रोडक्शन पर ध्यान दें। लास्ट क्या है? देखो, वही इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, हेल्पिंग द प्रोड्यूसर्स टू कॉन्सेंट्रेट देयर अटेंशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सिंपली। तो ये चार, या आप कह लो 3-4 इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, ठीक है। कंज्यूमर्स के लिए बनी है, कंज्यूमर्स से बनी है, और प्रोड्यूसर्स वाली प्रोड्यूसर्स से और प्रोड्यूसर्स के लिए बनी है, राइट। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड वाला, यानी कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। मार्केटिंग नाम से समझ आ रहा है, यानी कि मार्केटिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ की ब्रांडिंग करना। आपने कोई अगर गुड प्रोड्यूस किया है, उसकी ब्रांडिंग करो, उसका एडवर्टीजमेंट करो, और लोगों को उसके बारे में अवेयर करना, राइट। यही तो मार्केटिंग होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? देखो, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास क्योंकि रिसोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं होते हैं, उनके पास सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? वो प्रोड्यूसर्स ज्वाइन करते हैं जिनको थोड़ा अपना सामान प्रॉफिट पर बेचना है, ठीक है, जिनको प्रॉब्लम आ रही है अपना सामान प्रॉफिट पे बेचने पे। मतलब वो कमा तो रहे हैं पर उनको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हो रहा। प्रॉफिट कैसे होगा?
जब उनका सामान की मार्केटिंग होगी, जब लोगों को पता चलेगा कि अच्छा मार्केट में ये भी सामान है, ये फलाना इंसान ये भी प्रोड्यूसर बेचता है इसको, तभी तो लोग आके उसको खरीदेंगे और उसका सामान ज़्यादा बिकेगा, उसका प्रॉफिट होगा। तो मार्केटिंग के लिए जो सोसाइटी बनी है, आपके सामान के, आपके गुड के मार्केटिंग के लिए जो सोसाइटी बनी है, उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में कौन से स्मॉल प्रोड्यूसर्स ज्वाइन करते हैं? वो फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर गुड्स एट प्रॉफिट। ठीक है, तो यानी कि अगर उनको मार्केटिंग करवानी है तो वो ये वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन कर ले। सिंपली आउटपुट ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर्स इज़ ब्रॉट टुगेदर एंड सोल्ड एट द बेस्ट प्राइस। यहाँ पे क्या है, जितने भी आपके प्रोड्यूसर्स ने ज्वाइन किया, मतलब 10 स्मॉल प्रोड्यूसर्स ने कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी ज्वाइन किया, तो उन सब का सामान, भले एक जैसा सामान हो, अलग अलग सामान हो, कैसा भी, उन सबको एक साथ ले जा करके वो सोसाइटी बेचेगी और बेस्ट प्राइस पर बेचेगी, जिससे कि आपको, प्रोड्यूसर को, यानी कि जो मेंबर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, राइट। इससे क्या होगा, इट हेल्प्स इम्प्रूव द बार्गेनिंग पावर एंड कम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ द मेंबर्स। इससे मेंबर्स की, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर भी इम्प्रूव होगी, साथ ही में उनकी कम्पिटिटिव पोजीशन इम्प्रूव होगी, मतलब वो भी मार्केट में कहीं स्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोड्यूस करेंगे, तो वो भी मार्केट में अपना एक स्टैंड बना पाएंगे, बाकी सारी फर्म से, बाकी सारे प्रोड्यूसर से कम्पीट कर पाएंगे, कॉम्पिटिशन कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो ये होती है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, जिसमें हेल्प करती है बार्गेनिंग पावर इंप्रूव करने में, कम्पिटिटिव पोजीशन इंप्रूव करने में, और साथ ही साथ वो अपना सबका, सारे मेंबर्स का सामान इकट्ठा करके बेस्ट प्राइस पर बेचते हैं। ओके, ये यहाँ पर क्या होता है, किस तरह के फंक्शंस करते हैं, मैंने क्या बताया, मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग कैसे भी हो सकती है, लाइक वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसेस क्या होते हैं, जहाँ पर आप सामान स्टोर करते हैं, जिससे कि आपका सामान सेफ रहे। तो पैकेजिंग करना, पैकेजिंग किस में आता है, मार्केटिंग में ही आता है। ट्रांसपोर्टेशन, ब्रांडिंग, ग्रेडिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। एडवर्टाइजिंग, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपकी मार्केटिंग में। तो इस तरीके से वो आपका सामान को बेस्ट प्राइस पे सेल करने का ट्राई करते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और आपका, मतलब आप कह लो, कंपेटिटिव पोजीशन आपकी अच्छी हो जाए मार्केट में, राइट। और यहाँ पे कैसे प्रॉफिट आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखो कंज्यूमर्स वाले में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था कि जिसने जितना जितना परचेज़ किया है, क्योंकि वो कंज्यूमर्स से परचेज़ करेंगे। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैसे हो रहा था, जितना जितना जिसने बेचा है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो सेल कर रहे थे। यहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर इन कॉमन सेल्स पूल। कॉमन सेल्स पूल मतलब कि सब लोगों का कितना कितना सामान बिका इकट्ठा होकर के, तो इस हिसाब से आपका जो प्रॉफिट है आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबका सामान इकट्ठा करके वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बेच रही है बेस्ट प्राइस पर। तो जिसका जितना जितना सामान बिका, उस हिसाब से आपको, उस प्रपोर्शन में आपको प्रॉफिट आपका मिल जाएगा। समझ आया? ये था आपका कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। अब इसके क्या क्या आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देखो अभी हमने पढ़े, बार्गेनिंग पावर इंप्रूव करना, कम्पिटिटिव पोजीशन इंप्रूव करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिलवाना, उनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना। तो यही सारे पॉइंट्स अभी हमें पढ़ने। क्या है यहाँ पर, स्टडी एंड फेवरेबल मार्केट क्रिएट करना, मतलब जिन उनके आउटपुट के लिए, जिससे कि उनका भी सामान अच्छे अच्छे दामों पर बिके, राइट। टू इंश्योर बेस्ट प्राइस फॉर इट्स आउटपुट, उनके आउटपुट को बेस्ट प्राइस पर बेचते हैं। उनको मार्केटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना दैट दे कैन नॉट अफोर्ड इंडिविजुअली। वो ये चीज़ें, मार्केटिंग का जो भी आपका खर्चा जो होता है, वो इंडिविजुअली अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, राइट। और वो इतना सामान ही नहीं बेच पा रहे अपना प्रॉफिट पे, तो वो कहाँ से तो मार्केटिंग अफोर्ड करेंगे। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, मार्केटिंग ग्रुप में करवा देते हैं, जिससे कि खर्चा कम होता है, राइट। To eliminate the middlemen and have direct dealings with the consumers, तो सिंपली कंज्यूमर से डायरेक्ट डीलिंग हो और मिडलमैन को हटा देते, क्योंकि मार्केटिंग में भी मिडलमैन खूब ज़्यादा हमारा पैसा खाता है, तो उसको हटा दिया। हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा सारा काम करती है, वो मिडलमैन को एलिमिनेट करने में हेल्प करती है, और हम डायरेक्ट डील कर पाते हैं कंज्यूमर से, जिससे कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर हमारा सामान बिकेगा, उससे हमको प्रॉफिट होगा अच्छा, और हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, हमारी बार्गेनिंग पावर
इम्प्रूव होगी, कंपिटिटिव पोजीशन इंक्रीज़ होगी, मार्केट में हमारे लिए एक अच्छा मार्केट बन जाएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग मतलब हमारे प्रोडक्ट की हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में। मार्केटिंग के बारे में सब समझ आ गया, सिर्फ टर्म पकड़ना है, ठीक है। कंज्यूमर्स वाले में कंज्यूमर्स था, प्रोड्यूसर्स वाले में प्रोड्यूसर्स और मार्केटिंग वाले में मार्केटिंग। डन। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्रेडिट मतलब अब नाम से समझ आ रहा है ना, क्रेडिट मीन्स लोन, फंड्स, आपका जो भी आपको पैसा चाहिए होता है, ठीक है, आपके प्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ पे कौन से लोग आ जाएंगे, मार्केटिंग वाली में वो लोग आ रहे थे जिनको अपना सामान प्रॉफिट पर बेचना था, पर उनके लिए डिफ़िकल्ट था ये इंडिविजुअली करना, क्योंकि उनके पास इतने फंड्स वगैरह नहीं थे या फिर उनके पास वो इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर क्रेडिट में क्या हो जाएगा, वो सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स आएंगे या फिर वो लोग आएंगे जो डिफ़िकल्ट इस चीज़ को महसूस करते हैं कि उनके पास क्रेडिट नहीं है, लोन नहीं है, फंड्स नहीं हैं। तो यहाँ पे कौन से लोग आते हैं, comprises people who find it difficult to arrange credit and loan, उनके पास पैसे नहीं हैं। अब वो क्या करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन कर लेंगे, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ज्वाइन कर लेंगे और उसमें उनको इजीली फंड्स, लोन, क्रेडिट इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पर और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। मतलब कुल मिला के अगर वो बैंक से लेते तो उनको महंगा पड़ता और उनको जल्दी लौटाना पड़ता, नहीं लौटाते तो उनकी जायदाद वायदाद सब बिक जाती। पर यहाँ पे कुछ फ़ायदे हैं, यहाँ पर उनको ईज़िली सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या करती है, इट प्रोवाइड लोन्स ऑन ईजी टर्म्स, यानी कि ज़्यादा कोई शर्तें वर्तें नहीं होती हैं, ठीक है, एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर बैंक आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे रही है तो ये आपको मान लो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे, आपको ज़्यादा ब्याज नहीं रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, कम ब्याज देना पड़ेगा, कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में, जहाँ पर क्रेडिट की सुविधा आपको मिल रही है, लोन की सुविधा मिल रही है, ठीक है। ये किससे हेल्प करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करती है ये सोसाइटी, इट प्रोटेक्ट्स मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मनी लेंडर्स, यानी कि जो मनी लेंडर्स होते हैं। अब देखो क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यूजुअली थोड़े से ना रूरल एरियाज़ में मिलती हैं या फिर थोड़े बैकवर्ड एरियाज़ में मिलती हैं, जहाँ पर क्या होता है कि लोग हर चीज़ में उनको प्रॉब्लम होती है, उनको प्रोडक्शन में, उनको मार्केटिंग में, उनको क्रेडिट में, उनको हाउसिंग में, हर चीज़ में प्रॉब्लम है, तभी वो लोग अपना ग्रुप बना के इकट्ठा काम करते हैं, ठीक है। तो यूजुअली गांव में या रूरल एरियाज़ में आज भी क्या होता है, लोग बैंक ना जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि बैंक इतनी अवेलेबल नहीं है आज भी रूरल एरियाज़ में देखा जाए तो वो लोग मनी लेंडर्स से पैसा लेते हैं। अब मनी लेंडर्स क्या करते हैं, भाई मनचाहा अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया कि भाई इतने % ब्याज पे तुम्हें पैसा लौटाना है, इतने टाइम में लौटाना है। और आपने मूवीज़ में देखा होगा, पैसा नहीं लौटाया तो वो लोग पूरे होते हैं ना डंडे वंडे लेकर के, पूरा एक ग्रुप लेकर के घर पहुंच जाते हैं मार पिटाई करने। तो उनसे वो एक्सप्लॉइट ना हो, मनी लेंडर्स उन लोगों को एक्सप्लॉइट ना करें, इसीलिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि प्रोटेक्ट करती है अपने मेंबर्स को, क्योंकि वहाँ से अगर वो लोन लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, साथ ही साथ उनकी मतलब प्रॉपर्टी बिक सकती है और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, उनकी लाइफ भी डेंजर में होती है। इनफैक्ट वो लोग इतने वो होते हैं खतरनाक, राइट, देखा ही होगा आपने मूवीज़ में। तो इस सब चीज़ से ये प्रोटेक्ट करता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। डेवलप्स द हैबिट ऑफ सेविंग्स अमंग द मेंबर्स। अब ये लोग करते क्या है, इनके पास क्रेडिट कहाँ से आता है, इनके पास पैसा कहाँ से आता है, ये लोग कुछ नहीं करते, आपस में ही पैसा इकट्ठा किया। जैसे मान लो 10 मेंबर्स हैं टोटल, 10 मेंबर्स ने क्या किया, 10-10 हज़ार रुपये भी इकट्ठे किए, कितने हो गए, 1 लाख रुपये। अब उनमें से एक जने को मान लो किसी दिन 30,000 रुपये की ज़रूरत आ पड़ी तो वो उसमें से निकाल के दे देंगे, वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चुका करके उस ग्रुप में वापस डाल देगा। इस तरीके से करते हैं ये लोग, राइट, समझ आ रहा है। तो इससे क्या होता है, सेविंग्स की भी हैबिट डेवलप होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें हर महीने इतने रुपए जमा करने अपने ग्रुप में, तो उनके पास सेविंग की हैबिट डेवलप हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, फंड्स ऑफ दीज सोसाइटीज़ कंप्राइजेस द शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स। सिंपली वही जो मैंने बताया कि इसमें जो फंड्स आते हैं वो आते कहाँ से हैं, वो लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो जो लोन प्रोवाइड कर रही है वो कहाँ से दे रही है, कहाँ से देगी, कंपनी कोई मतलब जो सोसाइटी है वो भी तो कहीं से पैसे लाएगी, तो वो कहाँ से पैसे लेकर के आती है, वो यहीं से लेके आती है, मेंबर्स ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसी को वो बदले में बांट रहे हैं। तो इससे कुल मिलाकर के आपके पास एक बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हर किसी के पास हर पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसा अवेलेबल नहीं रहता, राइट। तो ये सब चीज़ों में ये हेल्प करता है। ओके, ये हो गया आपका कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, डन।
अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। जब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी की, तो फार्मिंग से समझ आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से समथिंग रिलेटेड है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी में क्या होता है, इट कंप्राइजेस स्मॉल फार्मर्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड। इट कंप्राइजेज स्मॉल फार्मर्स। इसमें कौन आते हैं, स्मॉल फार्मर्स आते हैं, who join together to avail the benefits of large scale mechanized farming। अब देखो फार्मर्स के पास क्या होता है, फार्मर्स का यूजुअली प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे देखो सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा है। प्रोड्यूसर्स के पास ये प्रॉब्लम था कि वो बेच नहीं पा रहे, मार्केटिंग के पास ये वाला प्रॉब्लम था कि उनकी मार्केटिंग नहीं हो पा रही है प्रोडक्ट की, क्रेडिट वालों के पास ये प्रॉब्लम था कि उनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है। फार्मिंग वालों के पास क्या प्रॉब्लम है कि फार्मर्स जो होते हैं उनके पास ना एक इकट्ठा लैंड अवेलेबल नहीं होता, उनके पास होता है फ्रेगमेंटेड लैंड, अलग अलग जगहों पे दूर दूर। अब वो जब वो अलग अलग जगहों पे दूर दूर खेती करते हैं तो उनका ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है और आउटपुट उनको इतना नहीं मिलता, प्रॉफिट कम होता है, पैसा ज़्यादा लग जाता है, इससे उनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। साथ ही साथ उनके पास बहुत हाई फाई आप कह लो औजार जो होते हैं, एकदम टेक्नोलॉजी जो होती है जो आजकल यूज़ होनी चाहिए फार्मिंग में, वो उनके पास नहीं है, जिससे कि उनका पैसा ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, इन रिटर्न आउटपुट कम मिलता है। तो यहाँ पे इस सोसाइटी को कौन से फार्मर्स ज्वाइन करते हैं, स्मॉल फार्मर्स, जो कि क्या करना चाहते हैं, बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। किसके बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग के, यानी कि बड़े लेवल पर आप फार्मिंग कर सको, इसके वो बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, इसीलिए वो ये वाली सोसाइटी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये जो फार्मिंग सोसाइटी होती है ये ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में पाई जाती है। ठीक है, रूरल एरियाज़ में मिलती है और साथ ही साथ इसमें इसमें क्या होता है, यही रूरल एरियाज़ में पाई जाती है क्योंकि फार्मिंग वाले लोग ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में ही होते हैं। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। ठीक है, कौन सा कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, क्योंकि फार्मिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ऑब्वियसली फार्मिंग एक एग्रीकल्चर के अंदर एक्टिविटी आती है। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये किसको हेल्प करती है, स्मॉल फार्मर्स को, टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग, जस्ट अभी अपन ने पढ़ा। ये क्या है, टू प्रोवाइड इम्प्रूव्ड सीड्स, टेक्निक्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। मैंने बताया कि हाई फाई टेक्नोलॉजी, आज के टाइम पे जो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है वो अवेल कराना, यानी कि जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होते हैं, अच्छे वाले फर्टिलाइजर्स होते हैं, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, मशीन्स, ये सारी चीज़ें अवेल कराना, ये इस सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू पीजेंट्स मतलब फार्मर्स। तो यहाँ पे क्या है, जिससे कि अगर उनको ज़्यादा आप फार्मिंग के प्रोडक्ट्स कह लो, फार्मिंग में अलग अलग चीज़ें आप प्रोवाइड करवा पाओगे, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या कुछ भी हो, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, तो उनकी सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी। वरना उनके पास क्या है, उनको पता है कि बाई चांस फसल ख़राब हो गई, इतनी तेज़ बारिश नहीं पड़ी या फिर बारिश ज़्यादा पड़ गई तो उससे फसल उनका नुकसान हो सकता है, तो उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं रहती इतनी। पर इस केस में वो इस सोसाइटी का, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव माना जाता है कि ये प्रोवाइड करती है सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू पीजेंट्स। ये हो गया आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। अब इसके बाद आखिरी आपका बचता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब देखो हाउसिंग से समझ आ रहा है कि घर की ज़रूरत है। ठीक है, मार्केटिंग में मार्केटिंग की ज़रूरत थी ना, क्रेडिट में क्रेडिट की ज़रूरत थी, अब यहाँ पे घर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सोसाइटी क्यों फॉर्म की गई है, टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मतलब रहने की जगह, राइट, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू देयर मेंबर्स, यानी कि उनको रहने की जगह प्रोवाइड कराने के लिए ये सोसाइटी फॉर्म की गई है। ये सोसाइटीज़ क्या करती हैं, ये सोसाइटीज़ फ्लैट्स बेचती हैं जो कि उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। सोसाइटी पहले खुद फ्लैट बनाएगी, फिर उनको बेचेगी। किसको बेचेगी, उसी के मेंबर्स को बेचेगी, ऑन इजी टर्म्स एंड इंस्टॉलमेंट्स, जिससे कि हर कोई उनको अवेल कर पाए। तो सोसाइटी अगर है तो वो क्या करेगी, फ्लैट्स बनाएगी पहले खुद ही, फ्लैट्स घर जो भी हैं, फिर उनको उसी के मेंबर्स को इजी टर्म्स एंड कंडीशंस, इजी लोन और इजी इंस्टॉलमेंट्स पर वो बेचती है, जिससे कि लोगों के पास घर हो, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन उनको प्रोवाइड करना है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। ठीक है, सम हाउसिंग
कोऑपरेटिव्स प्रोवाइड लोन्स टू इट्स मेंबर टू बिल्ड हाउसेस। कुछ तो कोऑपरेटिव्स जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, घर ही बना करके बेच दिया। अभी हमने पढ़ा ना, घर बना के बेच दिया इजी टर्म्स पे, इंस्टॉलमेंट्स पे। कुछ क्या करती हैं कि पैसा ही दे देती है कि तुम अपना मनचाहा घर बनवा लो, यानी कि लोन प्रोवाइड करती है, फ्री में पैसा नहीं, लोन दे रही हैं जो उनको वापस से मेंबर्स को रिटर्न भी करना होगा। ठीक है, तो वो लोन प्रोवाइड करती है मेंबर्स को कि अब तुम अपना घर बनवा लो ऐसे ऐसे, फिर वो मेंबर्स क्या करेंगे, पैसा रिटर्न कर देंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी को विथ इंटरेस्ट। ये कहाँ पर पॉपुलर है? इट इज़ पॉपुलर इन अर्बन एरियाज़। वो फार्मिंग वाली किस्में थी, इट वॉज पॉपुलर इन आपका रूरल एरियाज़। ठीक है, अब इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? टू प्रोवाइड सिविक अमेनिटीज़, मतलब वही जो आजकल हमें फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, रोड्स, पार्क्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मतलब अर्बन एरिया में क्योंकि पॉपुलर है। इट हेल्प्स मेंबर्स परचेज हाउसेज एट लो कॉस्ट, कम पैसों पर घर खरीद सके, तो इसलिए लोन प्रोवाइड कराते हैं या फिर घर खुद ही बना करके इजी टर्म्स कंडीशंस लोन्स इंस्टॉलमेंट्स पर बेचते हैं। टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू इट्स मेंबर्स, सिंपल। तो ये आपके 6 कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले हम एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। देखो यहीं पर सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? आपका एक था कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। दूसरा था आपके पास प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तीसरा था आपके पास कोऑपरेटिव हमने कौन सा पढ़ा था? मार्केटिंग, ठीक है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। फिर आता है कोऑपरेटिव आपका क्रेडिट सोसाइटी। फिर आता है आपके पास कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, और जस्ट अभी हमने पढ़ा ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो ये 6 जो टाइप्स हैं आपके, ये होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के टाइप। आप इन पर अगर जैसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है पूरा, या फिर एक नंबर मतलब आई मीन क्वेश्चन भी आता है, तो आप अच्छा खासा आंसर लिख सकते हो। हर किसी का टाइप एक्सप्लेन कर दो थोड़ा थोड़ा, 2-4 लाइनों में, 4-5 लाइनों में। पॉइंट्स लिख दो क्या क्या किसके ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वही जो इनका नाम है। हाउसिंग में हाउसिंग ऑब्जेक्टिव है, फार्मिंग में फार्मिंग ऑब्जेक्टिव है, मार्केटिंग में मार्केटिंग, क्रेडिट में क्रेडिट। तो इस तरीके से इन सबके ऑब्जेक्टिव्स भी ईजिली डिफाइंड हैं, राइट। अब इसके बाद देखो हमको एक और छोटा सा टॉपिक करना है। उसके बाद आपका ये क्रेडिट आई मीन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का, ये ख़त्म। अब हम एक बार ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है और हमने पार्टनरशिप दोनों ही पढ़ लिए हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। और इसी के बाद पार्टनरशिप और आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी डिफरेंस पढ़ना है हमको, और साथ ही साथ पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब पार्टनरशिप के साथ तीनों का डिफरेंस पढ़ना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का, आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, और आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पढ़ लोगे ना ये सबके बीच के डिफरेंसेस, आपको पूरे जो 4 फॉर्म्स पढ़ लिए हैं अभी तक, इन चारों के बारे में सारी चीज़ें दोबारा से रिकॉल हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी एकदम। फटाफट से हम पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, ये है आपका पार्टनरशिप फॉर्म, राइट। दोनों ही हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक बार और दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है मीनिंग की। मीनिंग में क्या लिखा हुआ है कि इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन, एक सेकेंड, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। इसमें क्या है, लोग वॉलंटरीली एसोसिएट हो रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं अपनी मर्जी से। वॉलंटरीली मतलब अपनी मर्जी से वो लोग एसोसिएट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। किसके लिए? यानी कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं ग्रुप में, उनको सर्विसेज सारी प्रोवाइड कर सकें। ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। यही तो पढ़ा हमने सब में, टाइप्स में मेंबर्स जुड़ रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सिंपली। यहाँ पे क्या होता है, इन दिस फॉर्म 2 और मोर पार्टनर्स, 2 से ज़्यादा पार्टनर्स क्या करते हैं, साथ में आते हैं, टू अंडरटेक अ बिजनेस एक्टिविटी एंड शेयर प्रॉफिट्स। वो मिल करके क्या कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ये होता है पार्टनरशिप। अब बात आती है नंबर ऑफ़ मेंबर्स की। जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ मेंबर्स की, तो इसमें मिनिमम 10 हमने पढ़ा हुआ है एंड मैक्सिमम नो लिमिट है, ठीक है। मिनिमम 10, मैक्सिमम नो लिमिट। और पार्टनरशिप में क्या होता है, मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स, ठीक है। समझ आया? एक बार और यहाँ पे समझ लेते हैं ढंग से। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो उसमें क्या है, मिनिमम आपका 10 और मैक्सिमम आपका है नो लिमिट, ठीक है। मिनिमम 10, मैक्सिमम नो लिमिट। पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। समझ आया? ये हो गया आपका
इनके बीच में क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। फिर बात आती है रजिस्ट्रेशन की। तो देखो पार्टनरशिप में हमने पढ़ा कि कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपलसरी इन इंडिया बट इट इज़ कंपलसरी इन महाराष्ट्र। ये पॉइंट छोड़ो, ये बेकार है। पर पार्टनरशिप में हमने एक चीज़ पढ़ी कि वैसे कंपलसरी नहीं है, पर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो बहुत सारी हमको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। याद है मैंने आपको पढ़ाया था ये टॉपिक, बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए यूजुअली जो पार्टनरशिप फॉर्म्स होते हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, हालांकि कंपलसरी नहीं है। पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना इज़ कंपलसरी, तभी वो माना जाएगा कि हाँ ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि एग्जिस्ट करती है, वरना उसका एग्जिस्टेंस नहीं माना जाएगा कि ये कुछ है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन के बिना वो कुछ है ही नहीं। ओके, फिर आती है लाइबिलिटी। अब यहाँ पे लाइबिलिटी जो होती है वो किस बेसिस पर होती है कि जितना उस मेंबर का शेयर है, यानी कि जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उतने एक्सटेंट तक उसकी लाइबिलिटी होगी। तो लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर हेल्ड बाय देम, यानी कि जितने जितने उन्होंने शेयर्स ले रखे हैं उसके एक्सटेंट तक, ठीक है, जितना परसेंट शेयर उन्होंने खरीद रखा है उस एक्सटेंट तक क्या होगा, यहाँ पर उनकी लाइबिलिटी होगी। उससे ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं है, उससे ज़्यादा उनका घर बार नहीं बिकेगा। और इसमें क्या होता है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज़ अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। ये अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करती है। अनलिमिटेड हो सकती है, जैसे हमने पढ़ा था कि आपका अगर माइनर पार्टनर है तो तब तक उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, पर बाद में वो अनलिमिटेड हो जाती है। वो सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं, राइट। फिर बात आती है कैपिटल की। तो यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिवली मोर कैपिटल देन सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप एंड JHFB मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो यहाँ पे जो कैपिटल है वो ज़्यादा होती है बाकी तीन ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप से, सोल ट्रेडिंग कंसर्न लिखना है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप से, पार्टनरशिप से और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीनों से ही आपकी ज़्यादा होती है कैपिटल। और यहाँ पे हम देखें तो ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल इज मोर, यहाँ भी कैपिटल जो होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि सबने कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, सीक्रेसी, लेस बिजनेस सीक्रेसी रहती है। ये हमने इसके डीमेरिट्स में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के डीमेरिट्स में, कि यहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहती क्योंकि सारे डिस्कशंस ओपन हो रहे हैं, सब मेंबर्स के साथ में हो रहा है, तो कहाँ की सीक्रेसी, कोई बात ही सवाल ही नहीं पैदा होता, तो सीक्रेसी नहीं रहती। यहाँ पे क्या है, सीक्रेसी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, अगर 5 पार्टनर्स हैं तो उन सब के बीच में ही रहेगी बात, राइट। तो ये थे आपके क्या क्या कहते हैं इनको, डिफरेंसेस बिटवीन आपका पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। इसी के साथ हम फटाफट से एक और डिफरेंस आपका बीच का कर लेते हैं जो कि अधूरा रह गया था काफ़ी टाइम से। यहाँ पे देखो, ये है आपका डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और इसी के बाद आपका है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच का। तो दोनों ही आज हम कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे सबसे पहले पार्टनरशिप की बात करें, देखो जस्ट अभी हमने पढ़ा पार्टनरशिप के बारे में, दोबारा से रिकॉल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसकी मीनिंग की, मीनिंग क्या है इसका, वही कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर साथ में आ रहे हैं टू अंडरटेक अ बिजनेस एक्टिविटी एंड शेयर प्रॉफिट्स। इसमें क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, एक एंसेस्ट्रल बिजनेस होता है, यानी पुराना बिजनेस है, एक कंडक्टेड बाय फैमिली मेम्बर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, यानी कि एक पुराना बिजनेस होना चाहिए। याद है हमने पढ़ा था, और मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो एक पुराना बिजनेस होता है जो कि आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप में ज्वाइन कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप होता है। फिर बात आती है नंबर ऑफ़ पार्टनर्स की। तो हमने पढ़ा कि इसमें क्या है, मिनिमम तो आपका 2, मैक्सिमम 50, ठीक है, 2 से 50। यहाँ पे क्या है, नो लिमिट, नो लिमिट इज़ देयर इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जब बात आती है रजिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे क्या है, कंपलसरी नहीं है, नॉट कंपलसरी, ओके। पर हम हालांकि प्रेफर करते हैं, जो पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं रजिस्ट्रेशन करवाना प्रेफर करती हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करवाएंगे तो बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी सुख सुविधाएँ उनको नहीं मिलेंगी। यहाँ पे क्या है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, यहाँ भी ज़रूरी नहीं है, यहाँ भी ज़रूरी नहीं है, पर यहाँ पे लोग करवा लेते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी की बात आती है तो मैंने बताया कि अनलिमिटेड, लिमिटेड कैसी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टनर, ओके। यहाँ पे क्या है, जो कर्ता होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है उसमें जो मुखिया होता है, मेन हेड, वो कर्ता होता है, यानी कि वही सब कुछ देख रेख करेगा, वही मैनेज करेगा, वही ओन करेगा। तो यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसी की जायदाद बिकनी चाहिए कि नहीं, यानी कि वो
सबका करता धरता है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर आप पैसे नहीं चुका पा रहे हो, पे बैक नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी ज़मीन ज़्यादा छिन जाएगी। पर बाकी के जो मेंबर्स हैं उन सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। उनका जितना शेयर है बस उनको इतना ही पे करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा उनका घर बार नहीं छिनेगा। तो कर्ता की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बाकी जो होते हैं कोपार सेनर्स मतलब बाकी के जो मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड होती है। ओके, कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल इज मोर। कैपिटल ज़्यादा होती है क्योंकि सब पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे पार्टनरशिप में, सब ने 50-50 हज़ार या अपने हिसाब से जितना भी है, तो कैपिटल ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। यहाँ पे क्या है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज यूज्ड एज कैपिटल। यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिस पर आप बिजनेस कर रहे हो उसी को ही एज अ कैपिटल माना जाता है, एज अ कैपिटल यूज़ किया जाता है। पर यहाँ पर क्या है, कैपिटल ज़्यादा होती है क्योंकि सब पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सीक्रेसी यहाँ पर ऑब्वियसली मेंटेन रहती है। यहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन रह सकती है क्योंकि एक फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली वाले ऑब्वियसली मतलब घर की बात फिर घर में ही रखते हैं, कुछ भी चीज़ें ऑब्वियसली बाहर शेयर नहीं करेंगे बाहर के लोगों से, तो यहाँ पे भी सीक्रेसी मेंटेन रहती है और पार्टनरशिप फॉर्म में भी मेंटेन रहती है। तो ये सारे डिफरेंसेस थे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के और पार्टनरशिप फॉर्म के। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट एक आखिरी हम पॉइंट समझ लेते हैं जो कि है सोल प्रोप्राइटरशिप। आपका सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस है। अब देखो, जब इसकी बात आती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, जब हम बात करें मेंबरशिप की, तो कितने मेंबर्स है, सोल मतलब इकलौता अकेला, तो ऑब्वियसली एक ही मेंबर होगा सिंपली। यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 2 और मैक्स टू मैक्स 50, राइट। अभी तक हमने जस्ट पढ़ा। फंक्शनिंग कैसे होती है, सोल ट्रेडर मैनेजेस हिज बिजनेस एट हिज फ्री विल। वो अपनी इच्छा से अकेला खुद मैनेज कर सकता है, मैनेज करता है। यहाँ पे क्या है, कैन बी मैनेज बाय ऑल पार्टनर्स और एनी वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अदर्स। कोई एक भी कर सकता है या फिर बाकी सब मिलकर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, पार्टनरशिप है। हमने पढ़ा था कि एक मतलब सब मिलकर तो करेंगे, पर अगर मान लो 5 में से 4 एब्सेंट है या कुछ भी है, तो वो एक बंदा उन चारों के बिहाफ पे सारे डिसीजन ले लेगा, मैनेज करेगा। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है आपका, इट इज़ ईजी एंड कैन बी फॉर्म्ड एट एनी टाइम एज द ओनर डिसाइड। मतलब क्योंकि वो इकलौता बंदा है, उसका जब मन करे उठ के वो अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल ले, उसको किसी से पूछना लेना देना कुछ भी नहीं, क्योंकि उसे मैनेज भी खुद करना है, ओन भी खुद करना है, कंट्रोल भी खुद करना है, सब काम खुद करना है, तो सब अपनी मर्जी से करेगा। उठा एकदम से सपने में उसने सोचा कि अच्छा मैं कैसे फर्म खोलता हूँ, तो वो खोल लेगा, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। तो स्टार्टअप बिजनेस ऑब्वियसली जिसमें कि सारी चीज़ें लिखी होती हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है, वो वीडियो आप देख लेना ज़रूर। सीक्रेसी, यहाँ पे क्या है, बिजनेस सीक्रेट्स आर नॉट ओपन, क्योंकि ऑब्वियसली इकलौता बंदा है, तो वो क्यों बताएगा कि भाई मेरी दुकान में इतना मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, इतना मैंने लोन लिया हुआ है, वो किसी को क्यों बताएगा। तो सीक्रेसी मेंटेन रहती है। और अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो यहाँ पर बिजनेस सीक्रेट्स आर ओपन टू एवरी पार्टनर। सारे पार्टनर्स के पास तो सारी बातें होंगी, पर उसके बाहर नहीं होंगी। तो सीक्रेसी यहाँ भी मेंटेन रहती है, बट अमंग पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में। फिर जब हम बात करते हैं फाइनेंस की, तो यहाँ पे जो स्कोप होता है कैपिटल का बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि एक बंदा इतना पैसा नहीं अरेंज कर सकता, इतने रिसोर्सेज नहीं अरेंज कर सकता। पर पार्टनर्स के पास क्या है, कैपिटल ज़्यादा हो सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आप मतलब पार्टनर ज़्यादा है। सोल में तो सिर्फ एक ही है, पार्टनर में पार्टनरशिप में अगर 2 भी हों तो एक से तो ज़्यादा ही है ना। तो यहाँ पर स्कोप जो होता है कैपिटल रेस करने का वो ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा फंड ज़्यादा रिसोर्सेज अरेंज कर लेंगे। कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो ये वाली जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है, वो जैसे ही बंदा मरेगा, ठीक है, या फिर उसका इंसॉल्वेंसी यानी कि दिवालिया निकल गया या कुछ भी हो गया, वो बीमार पड़ गया, तो उसकी दुकान ठप है, यानी कि उसके ख़त्म होने के साथ ही उसकी दुकान, उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पर यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस ऑफ अ फर्म does not come to an end if a partner leaves the firm। अगर कोई पार्टनर छोड़ना भी चाहता है, 5 में से अगर एक पार्टनर चला भी जाए, तो ये चारों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मतलब हालांकि फ़र्क पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है कि इसके जाने से इनका जो फर्म है वो बंद हो जाएगी, नहीं, ये चारों मिलकर भी मैनेज कर सकते हैं। फिर एक और चला गया तो ये तीनों मिलकर भी मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि एक ही बंदे, तो ऑब्वियसली एक ही है, तो उसके जाने से तो दुकान बंद ही होगी, राइट। तो यहाँ पर फ़र्क पड़ता है।
फिर बात आती है डिसीजन की। तो यहाँ पे सारे डिसीजंस ओनर ही लेता है, क्योंकि वो सोल है और इकलौता है, सभी मैनेज वही करेगा, कंट्रोल वही करेगा, तो फुर्ती से वो डिसीजन सारे ले सकता है। यहाँ पर सारे पार्टनर्स का अग्री करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ मिल कर के किया है, उन्होंने पैसा मिल कर के लगाया, उनके लॉसेस मिल कर के होंगे, सबको शेयर करने पड़ेंगे, उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो सब मिल कर के शेयर करेंगे, उनका कैपिटल मिल कर के रखा हुआ है, तो डिसीजन भी मिल कर ही लेंगे, इकट्ठा लेंगे। ये नहीं कि एक ने अपनी चला दी कि नहीं मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ, नहीं मैं अपना ये कर रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। तो सब मिल बांट करके करना है। तो ये था सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में डिफरेंस। अब आप सोचो कि यार इन सब के बीच में इतने इतने डिफरेंसेस कैसे याद करें। डिफरेंसेस याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आपने क्या करना है, सिंपली ये जो बेसिस है ना, ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना, इन्हें थोड़ा सा पढ़ लो। क्या क्या पॉइंट्स हैं मेंबरशिप, तो आपको याद आ जाएगा। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 मेंबर होता है, पार्टनरशिप में 2 होते हैं, मतलब 2 या 2 से 50, और जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अनलिमिटेड होते हैं। इस तरीके से याद रखना है। फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन सोल प्रोप्राइटरशिप में ज़रूरी नहीं है, पार्टनरशिप में भी ज़रूरी नहीं है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से आप लर्न करो, सिर्फ ये पॉइंट्स याद करो। इस तरीके के सीक्रेसी कहाँ कहाँ मेंटेन रहती है, फाइनेंस वो कितना कितना आपका कर सकते हैं अरेंज, तो ये सारी चीज़ याद करनी है। डिफरेंसेस याद करने मत बैठो, उससे कुछ भी याद नहीं होगा। ओके, सो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद देखो हमने लास्ट अभी कहाँ तक पढ़ा है, ये पढ़ लिया था कि ये सारे डिफरेंसेस होते हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में और पार्टनरशिप फर्म में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी तक का आपका सब सारा ख़त्म। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लिया, पार्टनरशिप पढ़ लिया, आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और कोऑपरेटिव सोसाइटी, चारों ही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटेड है। नेक्स्ट इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंपनी या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसे हम कहते हैं, पर वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।